Hello and welcome to Achievers 5 Dear Learners of IGNOU MS Psychology MPCE 046 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। इस सीरीज में 9th वीडियो है और आप सेकंड लास्ट वीडियो भी समझ सकते हैं क्योंकि टोटल 10 वीडियोस में हम आपके MPCE 046 के इजी नोट्स में सिलेबस को कवर कर रहे हैं। फिलहाल आज हम 25th टॉपिक पर आ चुके हैं। कुछ 4 टॉपिक्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे बिना किसी डिले के। सो फार आपने सभी टॉपिक्स पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है, आप सभी को टॉपिक्स और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने भी आप लोगों के सामने इस बात को जिक्र किया है कि मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए उसी को कंटिन्यू रखते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेजिलियंस को समझेंगे। अब तक कई बार ये जो टर्म है बीच बीच में आपने कहीं जगह पर पढ़ी थी, ये अलग से भी पूछी जाती है कि रेजिलियंस होता क्या है, इसकी 4 वेव्स कौन कौन सी हैं, थ्योरेटिकल मॉडल कौन कौन से हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि रेजिलियंस किसी भी फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बी सेक्शन में, या फिर रेजिलियंस के कई कंपोनेंट्स को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर सी सेक्शन में भी एक शॉर्ट मार्कर। तो आइए समझते हैं कि रेजिलियंस होता क्या है। रेजिलियंस refers to the process and outcome of successfully adapting to difficult or challenging life experiences, particularly through mental, emotional or behavioral flexibility and adjustment to external and internal demands. रेजिलियंस का मतलब होता है कि जब भी हमारे सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देते हैं। सारी स्ट्रेंथ मतलब जो हमारी मेंटल कैपेसिटी है, जितने हम इमोशनली स्ट्रांग है, जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनकी हेल्प से हम उस सिचुएशन में बने रहते हैं, गिव अप नहीं करते। उसी को हम रेजिलियंस कहते हैं। Over time, the understanding of resilience has evolved, leading to what some scholars describe as waves or phases of resilience research. ये एक ऐसे फील्ड है रेजिलियंस की जिसमें बहुत रिसर्चेज हुई हैं और उसके बाद इसके बारे में कुछ वेव्स दी गई हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो उन 4 वेव्स के बारे में पर्टिकुलरली पूछा भी जाता है, लेकिन अभी हम समझेंगे कि ये क्या क्या है। जो 4 वेव्स हैं वो मॉडल की तरह आपके सामने आती हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बात करती हैं। जो फर्स्ट वेव है जिसको हम पैथोलॉजिकल और कंपनसेटरी मॉडल कहते हैं, 1970 से 1980s के बीच में आया था। अर्ली रेजिलियंस रिसर्च फोकस्ड ऑन व्हाई सम चिल्ड्रन थ्राइव डिस्पाइट एडवर्स कंडीशंस, ऑफ्टन इन कंट्रास्ट टू दोज हु डिड नॉट। दिस वेव वाज लार्जली अबाउट आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। जो ये फर्स्ट वेव थी इसमें ये देखा गया, अर्ली रेजिलियंस रिसर्च जो की गई उसमें ये नोटिस किया गया कि कुछ बच्चे जो थे वो एडवर्स कंडीशन में भी कैसे थ्राइव कर लेते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या डिफरेंसेस रहते हैं लोगों के माइंडसेट में, जो कुछ एडवर्स कंडीशन में भी अच्छे से निकल जाते हैं और कुछ उसमें स्टक हो जाते हैं। तो ये पहली जो वेव थी वो इस चीज पर रिसर्च कर रही थी। की कॉन्सेप्ट यही है, रेजिलियंस वॉज सीन एज अ रेयर क्वालिटी इन इंडिविजुअल्स ओवरकमिंग एडवर्सिटी, particularly in the context of child development amidst trauma or disadvantage। यानी जो शुरुआत में रेजिलियंस पर रिसर्च की गई थी तब रेजिलियंस को इस तरीके से देखा गया था कि एक रेयर क्वालिटी होती है और खास तौर से बच्चों में, क्योंकि उस समय पर बच्चों के ही अंदर इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई थी रिसर्च के थ्रू। तो ये जानने की कोशिश की गई कि जो रेजिलियंस की कैपेसिटी है ये चाइल्ड के डेवलपमेंट में किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, या ओवर डेवलपमेंट फेजेस कैसे बच्चों में ये रेजिलियंस डेवलप हो जाता है, इसे स्टडी किया गया फर्स्ट वेव में। सेकेंड वेव आई विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फैक्टर मॉडल, ये 1990s में आई। दिस वेव शिफ्टेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स दैट इनेबल रेजिलियंस। यानी कि इस टर्म में बात की गई कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिलियंस को एक्टिव कर देते हैं किसी भी पर्सन में, emphasizing not just individual trait but also the role of family, community and environmental resources। आगे चल के इस रेजिलियंस को काफी कॉमन तरीके से देखा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो पर्सनालिटी ट्रेट्स और उसके अलावा भी होते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा है जो रेजिलियंस को बिल्ड करने में किसी भी पर्सन में हेल्प कर रहा है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उसको सेकेंड वेव में अंडरस्टैंड किया गया और प्रोटेक्टिव फैक्टर मॉडल नाम इसलिए भी दिया गया कि वो फैक्टर जो इस रेजिलियंस को किसी भी पर्सन में प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, इसलिए इसका सेंस इस तरीके से दिया गया। Resilience was now seen as more common with the emphasis on the interaction between risk and protective factors. Research began to explore how these factors could be enhanced or manipulated to promote resilience। फिर इन चीजों पर रिसर्च हुई कि आखिर अगर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो अच्छी है, जो होनी चाहिए, और उसमें अगर कोई भी फैक्टर्स अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम उन फैक्टर्स पे भी स्टडी करेंगे कि वो और कैसे बेहतर बना सकते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक को किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होनी भी चाहिए। तो इस चीज की स्टडीज रिसर्च में की गई। थर्ड वेव आई विच इज कॉल्ड प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल।
ये अर्ली 2000 में आया। Here resilience was viewed as a dynamic process rather than a static trait. Attention was given to the mechanism through which individual, families and communities bounce back from adversities. जब ये थर्ड वेव आई तो थर्ड वेव में चीजें थोड़ा और बदल गई। ये 2000 के आसपास का टाइम था जब इसे एक प्रोसेस की तरह देखा जाने लगा। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में एक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट है, फिक्स है, होता ही है या कम या ज्यादा होता है। ये एक प्रोसेस है। ये डायनामिक फॉर्म में देखा गया कि ये कैसे मूवमेंट करता है, कैसे रेजिलियंस की कैपेसिटी होने पर पर्सन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में बाउंस बैक करता है। मैंने पहले भी ये वर्ड बहुत बोला है, बाउंस बैक करना। बाउंस बैक मतलब ऐसे समझिए, ये सभी ने कभी रबर की बॉल को कहीं तो थ्रो किया होगा। आप वॉल पे थ्रो करते हैं, वो वापस लौटती है। जब जमीन पे थ्रो करते हैं, वो वापस लौटती है। बस वही है कि हम कितने प्रेशर से बॉल को नीचे फेंकते हैं कि वो उसके बाद और ज्यादा स्पीड से उछल कर आती है। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक रबर की बॉल को बहुत ज्यादा प्रेशर से जमीन पे मारा जाए तो वो और जितनी डिस्टेंस से फेंकी गई थी उससे भी ऊपर ज्यादा चली जाती है। तो यही होता है बाउंस बैक करना किसी भी ह्यूमन बीइंग का, और यही रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट है कि जब किसी ह्यूमन बीइंग को किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिससे बॉल जो है वो जमीन से टप्पा खा के वापस उछली थी, बिल्कुल वैसे ही अगर किसी ह्यूमन बीइंग को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आना पड़ता है तो एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर आकर वो ये डिसाइड करेगा या तो पूरी तरीके से गिव अप ही हो जाएगा या फिर मुझे वापस लौटना है, मुझे वापस प्रेजेंट सिचुएशन में जाना है, और उस सिचुएशन में वापस आने को हम रेजिलियंस कहते हैं। फिलहाल हम थर्ड वेव पर थे। द की कॉन्सेप्ट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिलियंस इंक्लूड कोपिंग स्ट्रेटेजी, सेल्फ रेगुलेशन। जब हम यहाँ पर रेजिलियंस को एक प्रोसेस की तरह देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेंगी, और वो होंगी क्या? वो कोपिंग स्ट्रेटेजीज होंगी, वो सेल्फ रेगुलेशन होगा, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो एक प्रोसेस के फॉर्म में किसी भी पर्सन के अंदर होती है, जो बिहेवियरल एक्टिविटी की फॉर्म में नजर आएंगी। दिस वेव हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द जर्नी ऑफ रेजिलियंस ओवर टाइम। इसके बाद फोर्थ वेव आई, मल्टीपल लेवल्स एंड कॉन्टेक्स्ट। दिस करंट वेव एक्नॉलेजेस रेजिलियंस अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स, यानी रेजिलियंस जो होता है वो अलग अलग लेवल पे देखने को मिलता है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, कल्चरल एंड कॉन्टेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग दैट रेजिलियंस माइट लुक डिफरेंट इन वेरियस कल्चरल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये मानता है कि रेजिलियंस अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे वर्क करता है। इसको समझाने से पहले बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये दूंगी कि जो पर्सन अपने घर में किसी भी बात को आसानी से नहीं सुनता, मान लीजिए जो हेड ऑफ द फैमिली है वो किसी की बात को नहीं सुनता, कुछ भी होता है तो वो वहां पर एकदम से आंसर कर देता है या कट कर देता है, या उसकी बात को दूसरों को सुनना ही सुनना है, या ऐसे समझ लीजिए कि वो अपने घर का बॉस है। लेकिन जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाता है तो वहां पर वो एम्प्लॉय होता है, तो वहां वो हर बात सुनता है जो वो शायद नहीं भी सुनना चाहता है। कंडीशंस बदल गई तो वहां पे उसका जो पेशेंस का लेवल है वो भी बदल गया। बिल्कुल उसी तरीके से उसी एग्जाम्पल को रिलेट करिए कि रेजिलियंस माइट लुक डिफरेंट इन वेरियस कल्चरल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। तो उसी तरीके से रेजिलियंस जो है वो वहां पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। There's an emphasis on cultural resilience intersectionally and how resilience can be both an outcome and a process that interacts with broader societal and systematic factor। इस तरीके से फोर्थ वे में देखा जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पर रेजिलियंस के, विच इज थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ रेजिलियंस। यहाँ पे हम कुछ थ्योरीज की बात करेंगे। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ये वो थ्योरी है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। आपने ये पढ़ी है डेवलपमेंट में, जो खास तौर से बच्चों के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। तो ये ब्यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रानर का कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट है। इकोलॉजिकल सिस्टम इसे कहते हैं, सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी क्या है? ये थ्योरी रेजिलियंस को कैसे देखती है? वैसे तो ये जो थ्योरी है ये पूरे डेवलपमेंट पर बनी है, तो ये बड़े कॉन्सेप्ट को कवर करती है, लेकिन ये रेजिलियंस को भी कवर करती है, तो उस पार्ट को यहाँ पे समझेंगे। दिस व्यूज रेजिलियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेस्टेड सिस्टम अफेक्टिव डेवलपमेंट, where resilience is influenced by interaction within the microsystem, mesosystem, exosystem and macrosystem। जितने भी आपने इकोलॉजिकल सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े हैं उनके अंदर ये देखती है कि कैसे रेजिलियंस इन्फ्लुएंस होता है एक ही सिस्टम के अंदर के लोगों के आपस के इंटरेक्शन से। कोई भी एक पिक कर लीजिए, जैसे माइक्रो सिस्टम पिक कर लीजिए, तो फैमिली और स्कूल यहाँ पे आते हैं। मीन्स पर्सन अपनी फैमिली में किस तरह से रेजिलियंस उसके अंदर डेवलप होता है, स्कूल लेवल पर कैसे रेजिलियंस डेवलप होता है, ये थ्योरी इस चीज को एम्फेसिस करती है रेजिलियंस के केस में। ठीक है, छोटी सी बात है ये, थ्योरेटिकल मॉडल है। ट्रांजैक्शनल मॉडल, हमें सिर्फ मॉडल्स का ओवरव्यू करना है, डिटेलिंग नहीं करनी है, इसीलिए डिटेलिंग की भी नहीं है हमने।
ट्रांजैक्शनल मॉडल ये कहता है रेजिलियंस एमर्जेस फ्रॉम द ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड देयर एनवायरनमेंट वेयर बोथ साइड्स इन्फ्लुएंस एंड शेप ईच अदर ओवर टाइम। यहाँ पे कहते हैं कि जो रेजिलियंस होता है वो एक इंडिविजुअल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, यानी कि अगर कोई पर्सन किसी एनवायरनमेंट में एडजस्टेड है तो उसका रेजिलियंस हाई होगा। जो पर्सन किसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है वहां पे उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज भी काम नहीं करेंगी और वो बाउंस बैक नहीं कर पाएगा डिफिकल्ट सिचुएशंस में। तो जहाँ पे दोनों ही जो चीजें होती है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, एनवायरनमेंट पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है, पर्सन एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, और दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है। राइट, ट्रांजैक्शन का मतलब दो चीजों के बीच में कोई प्रोसेस हो रहा होता है, वही ये मॉडल बताता है। रिलेशनल रेजिलियंस focuses on resilience as a product of relationship and social context where community and cultural resources play critical roles in enabling individuals to cope with stress। जहां पर रिलेशनशिप का मैटर आ जाता है। रिलेशनशिप का मैटर कैसे आता है, यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में जहां पे कम्युनिटी और कल्चरल रिसोर्सेज एक रीजन बन जाते हैं, एक वजह बन जाते हैं जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन जो है वो कोप कर पाता है स्ट्रेस में। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये तो लाइन आपको शायद डिफिकल्ट भी लग सकती है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि रिलेशनल रेजिलियंस में क्या होता है कि रेजिलियंस को हम एक प्रोडक्ट देखते हैं कि जब हम सोसाइटी में हैं, स्कूल में हैं, प्लेस किसी भी सोशल प्लेस में है, स्कूल ही नहीं है, कोई भी सोशल प्लेस हो सकता है, फैमिली कोई भी। अब वो सोशल प्लेस में हमारा जो इंटरेक्शन है लोगों से वो हमें हेल्प करेगा हमारे रेजिलियंस को ग्रो करने में। मीन्स रेजिलियंस होना यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में बाउंस बैक करने की कैपेसिटी पे इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि हमारे आसपास के लोग सपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो जैसा हमारा रिलेशनशिप होगा लोगों के साथ में वो इम्पैक्ट करेगा हमारे रेजिलियंस को। तो उस टाइप के रेजिलियंस को हम रिलेशनल रेजिलियंस कहेंगे जो किसी की वजह से डेवलप होगा। समझ रहे इस बात को? बहुत सिंपल सी चीज अभी हो गई है। साइकोलॉजिकल कैपिटल मॉडल, साइकैप मॉडल जिसे आप कहते हैं, incorporates resilience within a broader set of psychological resources। यानी आपने हीरो वाली टर्म पढ़ी थी, आपको याद होगी, suggesting that resilience can be developed and is a part of a positive psychological framework। मतलब जो हीरो होता है, यानी साइकैप में हमने क्या समझा था कि कोई भी पर्सन जो हीरो है उसके पास साइकोलॉजिकल कैपिटल है, मतलब स्ट्रेंथ है, एक ऐसी चीज है जिसको वो यूज कर सकता है समय आने पर। तो रेजिलियंस भी उससे क्रिएट होगा क्योंकि जिसके पास हीरो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो उनकी हेल्प से किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में बाउंस बैक कर पाएगा। तो यहाँ पे साइकैप मॉडल इस चीज पे फोकस करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मॉडल, ऑल्दो नॉट एक्सक्लूसिवली अ रेजिलियंस मॉडल, it posits that some individuals can experience positive psychological changes following trauma which can be part of a resilient response। ये जो PTSD वाला पार्ट है, यानी जिस भी कोई भी पर्सन जो किसी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में होके फेज में होता है, तो जब वो ग्रोथ हो रही होती है उसकी, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक कैपेसिटी बिल्ड होने लगती है डिफिकल्ट सिचुएशन से फाइट करने की। जो ऑलरेडी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में से ग्रो कर रहा है वो एक टाइप का रेजिलियंस ही तो दिखा रहा है। जैसे उसका ग्राफ है, जो नीचे चला गया था वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में चला गया था और अब वो ग्रो कर रहा है वापस को, उसका जो ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ कुछ वही सिचुएशन हो रही है जो बॉल गिराने पर होती है। तो वही चीज ये बताना चाह रहे हैं कि ये मॉडल दिखाता है कि ये डायरेक्टली नहीं कह रहा है, बट ये कहता है कि ये रेजिलिएंट रिस्पॉन्स को ही दिखाती है, जो ग्रोथ है वो रेजिलिएंट रिस्पॉन्स को दिखाती है। स्ट्रेस एंड कोपिंग मॉडल, these view resilience through the lens of coping strategies where resilience is about effectively managing stress and adapting one's approach to life challenges। ये सिंपल है कि कोई भी जो कोप करने की कैपेसिटी होती है वो ये दिखाती है कि कोई भी पर्सन लाइफ के चैलेंजेस से बाहर निकल सकता है, तो ऑटोमेटिकली वो रेजिलियंस को शो करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजीज फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव प्रोसेसेस फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। यानी कि हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होंगी which will be focusing on cognitive and affective processes for managing stress। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कॉग्निटिव या फिर इमोशनल लेवल पर वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं जिससे हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, अगला टॉपिक भी काफी सिमिलर है, क्लोज है इसके, तो उसको भी कवर करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजीज दैट फोकस ऑन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव प्रोसेसेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मेंटल फिजिकल हेल्थ के साथ में डील करते हुए हमें चलना होता है। एक एक करके दोनों तरह की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस कर लेते हैं। आप वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे जो कॉग्निटिव लेवल पर हो, यानी अपने दिमागी तौर पर आपको उनको एग्जीक्यूट करना है जिससे आप स्ट्रेस से जो है खुद को रिलीव कर पाए।
सबसे पहले कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ये आपने सीबीटी में पढ़ा है कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, अपने थॉट्स को चैलेंज करना। ये आप खुद के साथ भी कर सकते हैं, दूसरे पर्सन को भी हेल्प करते हैं जब हमें उसको बताना होता है कि उसके थॉट्स ही उसकी प्रॉब्लम का रीजन है। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग स्ट्रेस इंड्यूसिंग थॉट्स। बहुत सारे हमारे थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमें डिफिकल्टी में ला रहे होते हैं, पर हम ये समझ नहीं पाते कि वो प्रॉब्लम उन थॉट्स में है। ऐसे थॉट्स को रिफ्रेम किया जाता है मोर बैलेंस्ड रियलिस्टिक वंस के साथ में, यानी कि उन थॉट्स को हटा के रिप्लेस किया जाता है जहाँ पे रियलिस्टिक चीजों को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई कैन नेवर डू दिस, वन माइट रिफ्रेम इट टू दिस इज चैलेंजिंग बट आई कैन मैनेज विद सम एफर्ट। तो कोशिश करने से चीजें जो है वो बेहतर भी हो जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस ऑफ्टन अराइजेस फ्रॉम अनरिजॉल्व प्रॉब्लम। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर हम फॉलो करें, यानी पोटेंशियल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, उन सोल्यूशंस को इवेलुएट करने की कोशिश करें और बेस्ट सोल्यूशन उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ये अप्रोच भी हमें काफी हद तक एंजाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये भी दिमागी तौर पे चीज यूज किए जाने वाले चीजें हैं, जिनकी प्रैक्टिस से हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं, हमारी एंजाइटी रिड्यूस होती है, हम फोकस करना सीख पाते हैं, टेंशन बनाना सीख पाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, न केवल कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल लेवल पर, जिनकी हेल्प से हम डिसफंक्शनल थिंकिंग पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं और बेहतर थॉट्स वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं जो हम जो कुछ भी हम करेंगे, कोई पजल को सॉल्व करना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करना, इससे क्या होगा, हम डिफिकल्ट सिचुएशंस को सॉल्व कर पाएंगे, स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश कर पाएंगे, वो हमारे टाइम में हमें हेल्प मिलेगी। अब अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। अफेक्टिव मतलब अफेक्शन से वर्ड बना है, तो इमोशनल लेवल पर हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रेस से बाहर ला सकते हैं खुद को या दूसरों को। इमोशनल रेगुलेशन, यानी कि ऐसी स्ट्रेटेजीज को यूज करना जिससे हम अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को हेल्दी वे में रिफ्लेक्ट कर पाएं। कई बार हमारे पास बहुत सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट में ऐसी चीजें हुई होती हैं जो हमें इमोशनली वल्नरेबल कर देते हैं, लेकिन उनको डिफिकल्टी की तरह ना लेके उनको एक टूल की तरह लेना। आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन, एक एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस है जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया, तो जाहिर सी बात है आपके पास वो एक्सपीरियंस है। अब आप वैसा तो अपने साथ नहीं होने देंगे, इतना तो आपको मेक श्योर करना होगा। तो आप खुद के इमोशंस को रेगुलेट कर पाएं, इसके लिए कुछ टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे लेबलिंग फीलिंग्स। सिंपली नेमिंग इमोशंस कैन डिमिनिश देयर इंटेंसिटी। जो भी कई बार अगर हम ये खुद को रियलाइज कराएं कि हम वीक हो रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम खुद को वीक कह रहे हैं, तो ऐसे में उसकी इंटेंसिटी को लो करने की कोशिश हम खुद से करने लगेंगे। डिस्ट्रैक्शन, अपना टेम्परेरी फोकस वहां से हटाने की कोशिश करें, जिससे वहां से ध्यान हटेगा और किसी और प्रोडक्टिव चीज में हम माइंड लगा पाएंगे। एक्सेप्टेंस, कई बार हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको हमें एक्सेप्ट भी करना होता है, जरूरी नहीं हम उससे ध्यान ही हटाएं। कई बार हम उसको रिजोल्व करने की कोशिश करें या फिर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि हाँ ये डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे साथ है, ये परेशानी है, तो उसको एक्सेप्ट करने से भी हम आगे बढ़ पाते हैं। इसके अलावा हम इमोशनल लेवल पर एक्सप्रेसिव राइटिंग कर सकते हैं, अपने इमोशनल इवेंट्स को इस तरीके से पेन डाउन करना जिससे कि हमें ये समझ में आ पाए कि क्या वजह है जो ये प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम की वजह को समझने की कोशिश करना भी हमें हेल्प मिलती है। रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, डीप ब्रीदिंग, ये सब फिजिकल एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। बेसिकली जितनी भी टाइप की फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं वो हमें इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम जिम जाना शुरू करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइजेज करना शुरू करते हैं तो पहले मन अच्छा होता है, बॉडी तो बाद में अच्छी होती है, पहले मन बड़ा अच्छा होना शुरू हो जाता है पहले ही दिन से। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड उससे रिलैक्स फील करता है, तो हमें अच्छी अच्छी वाइब्स आने लगती है, खुद से फीलिंग होती है। सोशल सपोर्ट अगर हम लें, हमारी जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो भी क्लोज रिलेशनशिप है हमारे, उनमें किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आने पर हम उनसे हेल्प लें, वो हमारी हेल्प करें, उससे भी हमें बहुत फायदा होता है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करना, यानी जो भी चीजें हमारे पास लाइफ में है उनके लिए थैंकफुल रहना, और ऐसी अनवांटेड डिजायर्स के बारे में ना सोचना जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है गेन करना, तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। तो इस तरीके से अफेक्टिव और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया स्पेसिफिकली, लेकिन यही क्वेश्चन जब हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज की फॉर्म में आएगा तो आपने जो चीजें अभी पढ़ी हैं वो तो आप कवर कर ही सकते हैं। अब उसके अलावा भी हमने कुछ चीजों को यहाँ पे रखा है। एक तरीके से देखा जाए तो टॉपिक एक ही है, लेकिन मैंने वहां पे उस हेडिंग के साथ इसलिए मेंशन किया कि अगर हमसे कोई जनरली कहता है कि आप मैनेजमेंट कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, तो भी बहुत सारी बातें हमारे पास करने के लिए। पर अगर स्पेसिफिक हो जाए कि कॉग्निटिव और इमोशनल लेवल पर
या कॉग्निटिव और अफेक्टिव लेवल पर आप कैसे चीजों को करेंगे, तो हमारे आंसर को हमें उस कैटेगरी में डाल के लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जनरल में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे तो आप सोचेंगे अच्छा ये फिजिकल एक्टिविटी तो इमोशनल वाले में थी, ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन तो कॉग्निटिव में था, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तो उसी में थी, तो वो उसी का मिक्सचर है यहाँ पे आंसर, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लूंगी भी नहीं। तो हमें वही चीज समझनी है कि किस तरीके से हम अपने आंसर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी में हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो हमें स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करती हैं। वही वाली बात है जो मैंने अभी बताई कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है, हम उससे बेटर कर पाते हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन जब हम करते हैं तो उससे भी हमारा जो माइंड है वो काम होता है, हम बेहतर सोच पाते हैं। बहुत सारी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, इनकी हेल्प से भी हम चीजों को बेहतर कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने से हमें एक बहुत ज्यादा ये फीलिंग आती है कि हम चीजों को बैलेंस करके चल पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वही 24 आवर्स को हम बेस्ट यूज कर पा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की हेल्प से भी, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में इश्यू इतने बड़े नहीं होते, हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं प्रॉपर, तो वो भी रिजॉल्व हो जाता है। सोशल सपोर्ट लेने से भी बहुत हेल्प मिलती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, यानी कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। देखिए सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स की हेल्प से आप स्ट्रेस को रिलीव करेंगे। अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन कीजिए। स्ट्रेस कई बार इसलिए भी बढ़ता चला जाता है क्योंकि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से आप बहुत सारी पुअर स्लीप की वजह से एक रेस्टलेसनेस फील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं होता है, तो उसको आप बेटर कर सकते हैं स्लीप, प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करके। न्यूट्रिशन की भी आप हेल्प लेंगे। अब ये कॉग्निटिव और इमोशनल में कहीं नहीं था, लेकिन आप इसको मेंटेन कर सकते हैं कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन की हेल्प से भी अपने जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक बैलेंस डाइट लेके। जब इन सब बातों से भी काम ना बने तो हम प्रोफेशनल हेल्प तो हमेशा ले ही सकते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें बहुत सारी जो थेरेपीज हैं और मेडिकेशन जो है वो ले सकते हैं, उससे हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो कि आज के इस क्लास का लास्ट है, कि कौन कौन से ब्रॉड कैटेगरीज हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप हैं। मेडिटेशन पर एक क्वेश्चन आता जरूर है, तो ये जरूर आप पढ़ लीजिए कि मेडिटेशन क्या होता है, ये भी समझ लीजिए, और मेडिटेशन किस किस टाइप का होता है, क्या क्या कैटेगरीज हैं, वो पूछा जा सकता है। Meditation in ancient practice with roots spanning various culture and traditions can be broadly categorized into several distinct type। कुछ 6 methods की भी हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन मेथड इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं, क्योंकि आप सभी साइकोलॉजी वाले हैं, कुछ ना कुछ आप चीजें जानते होंगे, तो उस केस में जो आपको पता है वो भी आप अपनी तरफ से आप एड ऑन कर सकते हैं। कुछ चीजें तो कॉमन रहेंगी। सबसे कॉमन है फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन। इसमें हम अपना फोकस बनाते हैं किसी एक चीज पर, वो हमारी ब्रीदिंग हो सकती है, वो मंत्राज हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, उस पर हम अपना फोकस बनाते हैं। किसी कैंडल फ्लेम पे कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं। द गोल इज टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट वन पॉइंट, ब्रिंगिंग योर फोकस बैक वेन एवर इट वॉन्डर्स। कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन जैसा नाम है, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन ही करते हैं। मंत्रा मेडिटेशन में हम किसी एक वर्ड या फ्रेज को बार बार माइंड में रिपीट करते हैं, और ब्रीथ अवेयरनेस में focusing solely on the inhalation and exhalation often used in Zen and Vipassana practices। Vipassana meditation जो होता है उसमें हम यही करते हैं, ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, और ब्रीदिंग पे फोकस करने से अप डाउन इन आउट इनहेल एक्सहेल करने से हमारा कंसंट्रेशन जो है वो फोकस बन पाता है। ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है ये। हेयर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन थिंग यू पे अटेंशन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर एक्सपीरियंसेस विदाउट जजमेंट। हम जिस चीज को, यहाँ पे भी हमारा जो ओपन मॉनिटरिंग होती है, यहाँ पे होती कोई एक ही चीज है लेकिन उसके सारे एस्पेक्ट को कवर करते हैं, यानी उससे जुड़ा हुआ थॉट, फीलिंग, साउंड, सेंसेशन, जो भी हमें फील हो रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है विदाउट अटैचमेंट। दिस प्रैक्टिस कैन बी डन वॉकिंग मेडिटेशन, बीइंग माइंडफुल ऑफ ईच स्टेप एंड मूवमेंट एंड बॉडी स्कैन, प्रोग्रेसिवली फोकसिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर सेंसेशन और टेंशन। मतलब किसी चीज के बारे में सोचते हुए हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसमें एक एक चीज को हम नोटिस करते हैं, तो यहाँ पे फोकस हमारा बढ़ जाता है चीजों की तरफ, लेकिन जो कॉमन है इश्यू वो सेम ही रहता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, a form of silent mantra meditation. Transcendental meditation involves the use of a personal mantra provided by a certified teacher. The technique aims at transcending thought, achieving a state of प्योर कॉन्शियसनेस, एंड इज प्रैक्टिस्ड फॉर 15 to 20 minutes twice a day। इसमें क्या होता है कि कोई आपको एक प्रॉपर एक मंत्रा बताया जाता है, जिस मंत्रा को आपको चैंटिंग करनी होती है, उसकी आपको एक फिक्स टाइमिंग होती है, कई बार तो फिक्स ड्यूरेशन के साथ फिक्स टाइमिंग भी होती है कि मॉर्निंग में ही करेंगे, इवनिंग में ही करेंगे, तो इस तरीके का मेडिटेशन भी होता है। मूवमेंट मेडिटेशन भी कई टाइप का होता है।
मेडिटेशन हमेशा स्टिलनेस में नहीं होता, ये कई बार मूवमेंट के साथ भी होता है, जिसमें टाई काई बोलते हैं, जिसको ये मेडिटेशन इन मोशन कहते हैं। इसमें स्लो डेलिबरेटली मूवमेंट्स किए जाते हैं ब्रीदिंग के साथ में, स्लो, इसमें स्लो वॉक्स होती हैं और स्लो वॉक्स के साथ में किया जाता है। देन कोई गोंग होता है जो टाई चाई के सिमिलर ही होता है, फोकसिंग ऑन मूवमेंट, ब्रीदिंग एंड पोस्चर टू कल्टिवेट एंड बैलेंस क्वाई और लाइफ एनर्जी। स्पिरिचुअल मेडिटेशन जिसमें हम प्रेयर्स करते हैं, प्रेयर्स के साथ में प्रेयर्स को मेडिटेटिव प्रैक्टिस बनाते हैं। बहुत सारे रिलीजन में होता है जहाँ पे हम होता है ना कि हम किसी भी अपने जो जैसे बुद्धिज्म हो गया तो बुद्धा की स्टेचू के सामने, या जैन में आप किसी जैन टेम्पल में गए होंगे वहां आपने देखा होगा, या अपने जो हिंदू रिलीजन होता है वहां पे, किसी भी और रिलीजन में शांत होके एकदम प्रैक्टिस करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से, वो प्रेयर मेडिटेशन की फॉर्म होती है। कुंडलिनी मेडिटेशन aimed at awakening spiritual energy, often involving chanting, breathing exercises। इसमें स्पेसिफिक postures होते हैं। कुंडलिनी योगा भी कहीं एक टाइप होता है, सिमिलर होता है, लेकिन तो कुछ चीजें डिफरेंट भी होती हैं। कुंडलिनी योगा में पोस्चर ज्यादा हो जाते हैं, मेडिटेशन में पोस्चर्स कम होते हैं। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी एंड वेल विशेस टुवर्ड्स oneself and others, starting from close loved one to all beings। it cultivates compassion, love and kindness। मतलब इसमें हमें ऐसी फीलिंग डेवलप होती है जो हम अपने क्लोज रिलेशंस होते हैं उनसे लेते हुए चलते हैं, और उसी एनर्जी को हम दूसरों में भी ट्रांसफर करते हैं। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, यहाँ पे जो मेडिटेटर्स होते हैं दे क्रिएट अ मेंटल इमेज और सिनेरियो, और ये कुछ भी हो सकता है, कोई पीसफुल प्लेस, कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं जहाँ पे पर्सन अपनी विजुलाइज करता है हीलिंग एनर्जी मूविंग थ्रू द बॉडी, और अपने आप को उस चीज को करता हुआ महसूस करता है। पूरी तरीके से मेडिटेशन विजुअलाइजेशन पर होता है, इसी के थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी किया जाता है। ज़ेन मेडिटेशन, central to Zen Buddhism, Zazen involves sitting in a disciplined posture, focusing on breath or sometimes as koans। यानी कि यहाँ पे किसी भी पर्सन को अपने ट्रू नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनलाइनमेंट को लीड करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसके अलावा भी आप जो जानते हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं, और ये मेडिटेशन के कुछ टाइप हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में फ्लो, जिसके बारे में बड़ी बात हो रही थी शुरुआत में, फ्लो को लेकर हमने डिस्कशन किया था, ये टॉपिक आपको अब पढ़ने को मिलेगा। लास्ट 5 टॉपिक्स बचे हैं, और लास्ट वीडियो जो 10th वीडियो रहेगा इसमें हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।